तो प्यारे बच्चों, विद्युतदर्शी के बाद अब लगातार अपन अगला वीडियो में शुरुआत करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कई बार पूछ भी लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, इसको हम फटाफट से देखेंगे। आवेश का मात्रक। हमने 11th में जो मूल मात्रक पढ़े थे, मूल राशियाँ पढ़ी थी, उसमें एक मूल राशि धारा थी, और धारा के बारे में हमने पढ़ा था धारा आवेश प्रवाह की दर होती है, यानी आवेश और समय का अनुपात धारा है। तो यहाँ से अगर अपन आवेश को देखें तो वो धारा गुणा समय हो जाएगा। अगर यहाँ से हम इस आवेश का मात्रक देखें तो आवेश का मात्रक क्या होगा? धारा का मात्रक गुणा समय का मात्रक। धारा का मात्रक हम जानते हैं एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो आवेश का जो मात्रक होगा वो एम्पियर इंटू सेकंड होगा, या इसको हम एसआई पद्धति में कूलाम के नाम से भी जानते हैं। तो आवेश का एसआई मात्रक जो है उसको अपन या तो एम्पियर इंटू सेकंड कहते हैं या कूलाम कहते हैं। सीजीएस मात्रक जो इसका होता है आवेश का, वो स्टेट कूलाम होता है। ठीक है बच्चों, विद्युत की अधिकतर राशियां जो हैं, जैसे आवेश है, वोल्ट है, ठीक है, उन अधिकतर राशियों में जो सीजीएस मात्रक है वो एसआई मात्रक के आगे स्टेट लग के बनता है। जैसे अगर विभव का मात्रक वोल्ट है तो उसका सीजीएस मात्रक स्टेट वोल्ट हो जाएगा। धारिता का मात्रक फैराड होता है, अगर सीजीएस देखें तो स्टेट फैराड हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे में, सबके साथ ये नहीं है, लेकिन कुछ एक मात्रक ऐसे हैं जो सीजीएस में स्टेट लगने से बन जाते हैं। ठीक है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक हो गया कूलाम और सीजीएस हो गया स्टेट कूलाम। अगर इस कूलाम की डेफिनेशन की बात करें, कई बार पूछ लेते हैं कि एक कूलाम क्या है, समझाइए, डिफाइन कीजिए इसको। तो एक कूलाम को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? आई इज इक्वल टू हम जानते हैं क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू आई टी हो गया। आई का मान 1 एम्पियर, टी का मान 1 सेकंड, तो क्यू का मान 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड कूलाम होता है। तो एक कूलाम, तो एक कूलाम कब आया? जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हुई। तो कैसे बोलेंगे इसकी परिभाषा को हम, कि किसी चालक में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक के लिए प्रवाहित हो तो उस चालक से जो प्रवाहित होने वाला आवेश है उसी को हम एक कूलाम कहेंगे। ठीक है, आवेश के और भी अन्य मात्रक होते हैं। ये कूलाम, स्टेट कूलाम, एमके, सीजीएस मात्रक हो गए। आवेश का एक अपन कहते हैं सबसे छोटा और सबसे बड़ी मात्रक की बात करें तो इसका सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो होता है बच्चों स्थिर विद्युत इकाई, जिसको बोलते हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन। और ईएसयू को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और एक कूलाम में आपको याद रखना होगा 3 × 10⁻9 ईएसयू या 9 फ्रैंकलिन होते हैं। ठीक है, और ये आपको ये भी ध्यान रखना है आवेश का सबसे छोटा मात्रक है ये। ठीक है, फ्रैंकलिन या ईएसयू। और एक कूलाम में 3 × 10⁻9 ईएसयू होते हैं। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है, और एक फैराडे जो है वो 96,500 कूलाम के बराबर है। ठीक है, एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है, तो ये आवेश के मात्रक थे। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको भी अपन इसी वीडियो में देख लेते हैं। आवेश के कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने को डिफाइन करनी है, यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है आवेश का योज्यता गुणधर्म, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव का मतलब आप समझते हो, जुड़ना। ठीक है, तो आवेश के अंदर एक जुड़ने का गुणधर्म होता है। जुड़ने के गुणधर्म को कैसे डिफाइन करेंगे हम, कि किसी वस्तु पर कितना आवेश है। मान लो बहुत सारा आवेश वस्तु के ऊपर है अलग अलग, कुछ पॉजिटिव में है, कुछ नेगेटिव में है। ठीक है, तो आवेश की एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस पूरी वस्तु पर जो आवेश है, जितना भी इसके अंदर आवेश है अलग अलग, उन सभी के योग के बराबर होगा। ठीक है, समझो इस प्रॉपर्टी को। किसी भी निकाय हो गया ये अपना, किसी भी निकाय में कुल आवेश की मात्रा इसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योगफल के तुल्य होती है। अब इसमें देखो 4 प्लस ही थे, तो 4 प्लस ही, 2 माइनस ही, तो टोटल आवेश कितना हो गया? 4 ही माइनस 2 ही, यानी +2 ही। पूरी वस्तु पर कितना आवेश है? +2 ही आवेश है। समझ गए? ठीक है, किसी भी वस्तु पर आवेश, इसके अंदर जो इतना भी आवेश जो अलग अलग वितरित हुआ है उन सभी का योगफल के तुल्य होता है। दूसरा जो गुणधर्म है इसका वो है इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी आवेश का निश्चरता गुणधर्म। ये गुणधर्म क्या कहता है हमसे? ये गुणधर्म हमसे कहता है कि वस्तु पर का जो आवेश है, हमारी जो वस्तु है, वो हो सकता है कि निर्देश तंत्र की स्थिति बदलने के साथ बदल जाए, निर्देश तंत्र गति करने के साथ गति करने पर बदल जाए, लेकिन उस वस्तु पर जो आवेश है ना, वो निर्देश तंत्र से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, यानी उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। निर्देश तंत्र गति करे या निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु गति करे, तो उस वस्तु के गति करने पर भी उस वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान अनचेंज रहता है। ठीक है, कोई नहीं बदलता है। तो आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, इसी को हम आवेश का निश्चरता गुणधर्म कहते हैं। इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि विराम अवस्था का जो आवेश है,
ठीक है, वो गतिशील अवस्था के आवेश के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, चार्ज इन रेस्ट पोजिशन इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। समझ आ गया आपको? आवेश का मान वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, इसी को निश्चलता गुणधर्म कहते हैं। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगला जो गुणधर्म है हमारा वो है आवेश का कंजर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी संरक्षण गुणधर्म। ये संरक्षण गुणधर्म हमसे क्या कहता है, और सारे संरक्षण गुणधर्म हमसे एक ही चीज़ कहते हैं। हमने चाहे छोटी क्लासेज में ऊर्जा संरक्षण पढ़ा है, संवेग संरक्षण पढ़ा है। संरक्षण का मतलब होता है वो चीज़ हमेशा कंजर्व्ड है जिसका संरक्षण गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं। हम आवेश का संरक्षण गुणधर्म पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आवेश हमेशा कंजर्व रहता है। किसी भी विलगित यानी आइसोलेटेड जो निकाय है, जो बॉडी है, जो सिस्टम है, उसमें कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, बदलता नहीं है। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। समझ गए? ठीक है, जैसे किसी भी नाभिक को आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से होता है, ZXA। Z उसका परमाणु क्रमांक होता है, A उसका द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। ठीक है, ZXA। तो ये अपने को यहाँ से ये देखना है, परमाणु क्रमांक जो है वो उसके आवेश को डिस्क्राइब करता है, निर्धारित करता है। जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटोनों की संख्या वस्तु का आवेश होती है। ठीक है, नाभिक का आवेश होती है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये नाभिकीय अभिक्रियाएं कुछ मैंने लिखी हुई हैं और इसमें अपने को देखना है आवेश का संरक्षण गुणधर्म किस तरह से पालना होती है। अब ये एक अब रिएक्शन है जिसमें 92 यूरेनियम 238 है, यूरेनियम का एक समस्थानिक। ये अभिक्रिया से टूट जाता है दो पार्ट्स के अंदर। किस तरह से टूटता है उसकी बात नहीं करते, अपन सीधी अभिक्रिया बता रहे हैं। तो ये 90 यूरेनियम 234 यानी यूरेनियम के ही एक अन्य समस्थानिक में टूट जाता है और उसके साथ एक अल्फा कण या हीलियम का नाभिक निकल जाता है। तो इस रिएक्शन को देखें तो अभिक्रिया होने से पहले जो चार्ज था, परमाणु क्रमांक चार्ज के बराबर होता है, वो 92 था, और अभिक्रिया होने के बाद भी ये 90 + 2 यानी 92 है, कंजर्व्ड है। दूसरी अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएँ जो हैं वो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन कन्वर्जन की रिएक्शन है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो ये रिएक्शन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो ये रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है। ठीक है, इसका चार्ज देखें, अभिक्रिया होने से पहले 0, अभिक्रिया होने के बाद 1 -1 यानी 0, एंटी न्यूट्रिनो अनचार्ज होता है, इसके ऊपर उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता। तो 1 - 1 0, अभिक्रिया से पहले भी 0, अभिक्रिया के बाद भी 0, यानी आवेश संरक्षित है। इसको देखें अपन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, एक यहाँ पर पॉजिट्रॉन निकला और साथ में एक न्यूट्रिनो निकला। तो अभिक्रिया होने से पहले एक आवेश 1 है, अभिक्रिया होने के बाद 0 + 1 यानी 1, इसका कोई आवेश होता नहीं है, तो आवेश फिर भी संरक्षित है। एक दूसरी अभिक्रिया देखें अपन, जिसमें नाइट्रोजन का एक समस्थानिक हीलियम से अभिक्रिया करने के बाद पहले एक फ्लोरीन के अस्थायी नाभिक में बदलता है, और ये चूँकि नाभिक अस्थायी है इसलिए कुछ समय के बाद ये ऑक्सीजन और प्रोटॉन में टूट जाता है। तो इन तीनों ही रिएक्शन को देखें तो अभिक्रिया से पहले का आवेश 7 + 2 9, ठीक है, फिर अस्थायी नाभिक बना उसका आवेश भी 9, और जब स्थायी नाभिक बने तो उस समय भी आवेश जो है वो 9, होने से पहले और होने के बाद आवेश अनचेंज्ड है ना, बदलता नहीं है। ठीक है, नियत रहता है। तो इसी को आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। और जितने भी संरक्षण सिद्धांत है उसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि वो उनके कोई अपवाद नहीं होते। ठीक है, वो बिल्कुल यूनिवर्स लॉ हैं। संरक्षण सिद्धांत की पालना हमेशा होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो इसका गुणधर्म है वो लास्ट गुणधर्म है अपना, जिसको अपने को समझना है, और वो गुणधर्म है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल सा गुणधर्म है। इसके बारे में आपको एक तो ये बात याद रखनी है, कई बार पूछा जा सकता है कि आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की क्वांटीकरण की खोज किसने की थी, है ना। तो ये प्रयोग तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आवेश की इसकी खोज जो है क्वांटीकरण की, वो मिलिकन ने अपने तेल बिंदु प्रयोग से की थी। ठीक है, मिलिकन को आपको याद रखना है और उसके प्रयोग को याद रखना है, तेल बिंदु प्रयोग। उसी से बताया गया था कि आवेश हमेशा क्वांटाइज होता है। ठीक है, क्या है ये क्वांटाइजेशन, इसको आप समझें। अपन ये नियम क्या कहता है, आप ये देखो, जब अपन ने घर्षण से शुरुआत की थी तब से देखो आप इस चीज़ को, कि घर्षण में क्या होता था, हम दो वस्तुओं को आपस में रब करते थे, रगड़ते थे, तो हम कहते थे एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी में चले गए हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो कितने होंगे संख्या में, या तो एक गए होंगे, या दो गए होंगे, या तीन गए होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि दो वस्तुओं को रगड़ा हमने, है ना, और एक वस्तु से आधा इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला गया, ऐसा पॉसिबल है?
बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या तो 1 जाएगा या 2 जाएंगे या 3 जाएंगे, इस तरह से जाएंगे। ठीक है, हाफ चला गया, 1/4 चला गया, 1/5 चला गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं जा सकते। तो सबसे कम कितना जा सकता है आप बताओ? सबसे कम 1 जा सकता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से इसमें चला गया तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इस वस्तु पर, और इस वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जिस पर अधिकता हुई है उस पर -E आवेश आ जाएगा, जिस पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है उस पर +E आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगी। इसी को हम बोलते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। इसके अनुसार किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश की मात्रा हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है। ठीक है, ये तो न्यूनतम हो गया। अच्छा, न्यूनतम के बाद बात करें तो 1 के बाद 2 जाएंगे, 2 के बाद 3 जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा जो होगी वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होगी, यानी या तो +E या +2E या +3 या +4E, इस तरह से, और इसी तरह से माइनस में। तो जनरलाइज फॉर्म में हम कह सकते हैं कि Q का मान हमेशा ±Ne के बराबर होगा, जहाँ n पूर्ण राशि है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ठीक है, जिससे क्या पता लगता है कि आवेश पर, किसी भी वस्तु पर आवेश की जो न्यूनतम मात्रा है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, हालांकि आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बताएं अपन ये बात कि गैलमान एक साइंटिस्ट था, उसने जब अपने क्वार्क पार्टिकल की खोज की थी तो, और क्वार्क पार्टिकल किसी हद तक अपन कह सकते हैं सैद्धांतिक रूप से माना गया कि क्वार्क पार्टिकल होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के टुकड़े भी करने पर भी ये विभाजित हैं, इनके और टुकड़े करने पर हमें क्वार्क पार्टिकल जैसे कुछ कण मिलते हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से सत्यापित नहीं हो पाया है। लेकिन उन क्वार्क कणों की गैलमान ने जब सैद्धांतिक रूप से खोज की तो उन पे उसने बताया आवेश कि क्वार्क कणों पर आवेश ±E/3 या +-2E/3 हो सकता है। अगर किसी वस्तु पर, चाहे वो क्वार्क कण हो, आवेश E/3 या 2E/3 है तो फिर तो ये क्वांटीकरण के सिद्धांत की फेलियर हो गई ना एक तरह से, क्योंकि वो सिद्धांत तो हमसे कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश E से कम हो ही नहीं सकता, जबकि E/3 और 2E/3 ये दोनों तो E से कम ही है। ठीक है, लेकिन चूंकि अपन ये चीज़ें जो है वो गैलमान ने सिर्फ सैद्धांतिक रूप से बता पाया, अभी इसका प्रैक्टिकली कुछ खोजा नहीं जा चुका है, प्रैक्टिकली खोजा जाएगा जब देखा जाएगा। अभी अपन फिर भी कहते हैं कि क्वांटीकरण सिद्धांत का कोई अपवाद नहीं है। इसके अंदर ये 6 क्वार्क पार्टिकल इसने बताए थे, अप डाउन सेंट्रल STB UDC STB, ये कुल 6 तरह के क्वार्क पार्टिकल होते हैं। इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने में काम में आते हैं वो सिर्फ U और D क्वार्क पार्टिकल, अप और डाउन वाले क्वार्क पार्टिकल ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने के काम में आते हैं। कैसे आते हैं कि इसने बताया था कि U क्वार्क पे +2E/3 आवेश होता है और डाउन क्वार्क पे -E/3 आवेश होता है। ठीक है, और एक प्रोटॉन को बनाने में 2 U क्वार्क और 1 D क्वार्क पार्टिकल काम में आता है। तो 2 U है तो 1 U पर 2E/3, तो 2 U पर 4E/3 हो गया, और एक डाउन वाला है तो इस पे -E/3 हो गया, 4E/3 -E/3 3/3 +E, और हम जानते हैं प्रोटॉन पे आवेश +E होता है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से ये चीज़ें सत्यापित भी हो गई थी। ठीक है, एक न्यूट्रॉन जो है वो 1 U क्वार्क और 2 D क्वार्क से मिलकर बना है, 1 U पर 2E/3 और 2 D हैं, तो 1 D पर -2E/3 है तो 2 D पर -2E/3, इससे ये कट गया, कितना आ गया 0। और हम जानते हैं न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज, यानी न्यूट्रॉन अनचार्ज रहता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से ये चीज़ें हैं। आवेश सैद्धांतिक रूप से गैलमान के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि E से कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हम बात करें, प्रैक्टिकली हम बात करें तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्वांटीकरण सिद्धांत का अभी भी हम कहते हैं कोई अपवाद नहीं है, यानी हमेशा हम ये कहेंगे कि वस्तु पर न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी जो थी वो आवेश के एक नॉर्मल सी जो बातें थी जिसके बारे में कुछ जानकारी शायद आपको पहले से भी थी और कुछ अपन ने और की है। ठीक है, इसके बाद जो अगले टॉपिक आने वाले हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों ही तरह से इम्पोर्टेंट है, हमारी फिजिक्स को समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे कूलाम के नियम की, और वो एक बहुत ही कहने का मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की उससे देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस कूलाम के नियम की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इतना जो पढ़ाया हुआ है इसको आप अच्छे से
अपने नोट्स की कॉपी में से बनाते हुए पढ़ें, और कोई दिक्कत आए तो पहले की तरह ही मुझे व्हाट्सएप पे या इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।